आई एम ऑडिबल फ्रेंड्स? यानी ऑनलाइन आवाज़ आ रही क्या मेरी से? ऑनलाइन एम ऑडिबल? यस आई शुड बी. हेलो रंजलि, नीलेश्वरी, अमन, हेमंत, राजपुताना, शेर, और आपका नाम चेंज करना पड़ेगा, आकांक्षा, मोनिका. चलिए लेट्स गो फॉर रिवीजन. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. हमने एग्जैक्टली सेक्शन हमने 88 89 तक हमने कर लिया ना, 1 to 89. इतना पार्ट हमारा BNSS का हो गया है. रिवीजन करते फिर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा. पहले हमने पढ़ा क्या क्या, जो इसके मेजर टॉपिक्स क्या क्या है. तो जो बाद का हिस्सा हमने 35 से लगाकर 62 पढ़ा. ये हमने अरेस्ट के बारे में पढ़ा. अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट की गिरफ्तारी. सिक्सटी 63 से लगाकर 72 या 71, हाँ 71 तक हमने पढ़ा था समन्स. सेवेंटी 2 से लगाकर 83 तक हमने पढ़ा था वारंट. 84 से लगाकर 89 तक हम प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा और कुर्की अधिपत्र यानी वारंट, समन्स का हिंदी में समन्स ही है. चलिए इतने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और आई एम वेरी श्योर कि इसमें से बहुत सारी बातें आपको पता होगी. मैं आपसे लगातार कमेंट बॉक्स में चर्चा करूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स अपना ऑन रखें और मेरे सवालों के जवाब दें, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है. पहले सबसे आसान वाला पार्ट समन्स की हम बात करते हैं. समन्स किसके लिए होता है? जब कोर्ट को या तो किसी अपराधी को, आरोपी को, एक्यूज को कॉल करना है, कोर्ट को या किसी विटनेस को कॉल करना है. दोनों लोगों को इस तरीके से बुलाया जा सकता है. सेक्शंस की शुरुआत होती है 63 पर, समाप्ति होती है 71 पर. इतने सेक्शन हैं जो समन के बारे में हमें बताते हैं, जो समन से डील करते हैं. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल आपके सामने बता रहा हूं कि शायद इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया था. अगर आपको याद रहे तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे. 65, 66, 67, 68, 69, रीड विथ 70, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 71 विटनेस वाला है. इस तरीके से हमने इसको पूरा डिवाइड किया था ताकि हमको याद करने में परेशानी ना हो. तो मुझे इसमें से बताइए आप लोग, कुछ सवाल मैं आप लिख रहा हूं. जनरल वाले सेक्शन कौन से? जनरल समन. विशेष रूप से स्पेशल समन वाला सेक्शन कौन से है? फॉर्म वाला पार्ट कौन सा है? और विटनेस के लिए एडिशनल सेक्शन कौन सा है?
विटनेस के लिए एक और धारा है जो विशेष रूप से है, जो केवल विटनेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब समन का 63 से 70 एक्यूज्ड प्लस विटनेस और 71 ओनली फॉर विटनेस। यस, कमेंट बॉक्स। जनरल है ये वाला, ठीक है, ये आपके जनरल समन है। देन व्हाट आर स्पेशल, ये हमारे स्पेशल समन है। ये हमारा विटनेस के लिए, गवाह के लिए, साक्षी के लिए एडिशनल है। और ये हमारे समन का प्रारूप है या समन का फॉर्म कैसा होगा वो बात यहाँ पर है। इसमें दो सेक्शन हैं जो डील करते हैं प्रूफ के साथ, है ना। जो प्रूफ की बात करते हैं वो दो सेक्शन कौन से हैं वो बताइए। टू सेक्शन, देयर आर टू सेक्शंस व्हिच डील विद द प्रूफ। स्पेशल में 65, 68, 69, रीड विद 70, ठीक है। प्रूफ के दो सेक्शन कौन से समन के अंदर, 69 और 70। यस, 60 नहीं 70 एंड 71 का 2 बेटा। हाँ है ना, ठीक है। 70 एंड 71 क्लॉज 2। तो हमने इस पार्ट को, जहाँ पर इतने सेक्शंस है, हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया था ताकि याद करने में क्या हो जाए भैया, सुविधा हो जाए। अब इसके अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 63 में, धारा 63 में समन का प्रारूप है। क्या मतलब है उसका कि समन किस तरीके से बनेगा। तो छोटी छोटी चार बातें हैं, सील, साइन, सिग्नेचर और डुप्लीकेट। नहीं, एक राइटिंग है, राइटिंग, सील, सिग्नेचर और डुप्लीकेट, ठीक है। चार चीजें हैं ये। राइटिंग में होना चाहिए, सील होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और वो भैया डुप्लीकेट में होना चाहिए। तो सेक्शन 63 में आपको कितनी बातें पता होना चाहिए, केवल चार बातें पता होना चाहिए। 64 में हम किसको करते हैं भैया, उस पर्सन को करते हैं। 66 में हम उसकी फैमिली को करते हैं और 67 में हम उसके घर पे क्या करते हैं, चिपका देते हैं। पहली शर्त है कि आप समन किसको दोगे भैया, उस व्यक्ति को जिसके नाम का वो इशू हुआ है। पहला, वो नहीं मिलता है तो किसके पास जाएंगे अपन, उसके फैमिली के पास जाएंगे। फैमिली भी अगर अवेलेबल नहीं है तो अगर हमको उसके घर का पता है तो वहाँ पर कॉन्स्पिशियस पार्ट यानी सहज दृश्य भाग पर उसके घर पर हम चिपका देंगे। तो ये आपका था जनरल केस। समन या तो आपको उस व्यक्ति को देना है, व्यक्ति ना मिले तो परिवार को देना है और परिवार ना मिले तो घर के ऊपर चिपका के आ जाना। इस तरीके से समन पहुंचाया जाता है। 64 में एक और बात है कि समन भेजने वाले कौन कौन होंगे, कौन लोग होंगे जो न्यायालय का समन लेकर भैया जाएंगे। 3 लोग हैं। पहला है पुलिस ऑफिसर, दूसरा है ऑफिसर ऑफ कोर्ट और तीसरा है पब्लिक सर्वेंट। 64 धारा 64 में बात भैया लिखिए कि समन को देने कौन जाएगा। तो 3 लोग बताए गए हैं, या तो कि पब्लिक सर्वेंट होगा या पुलिस ऑफिसर होगा या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वहां पर होगा। देन 65 किसकी बात करता है, कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज की बात करता है। 68 बात करता है गवर्नमेंट सर्वेंट की। 69 बात करता है आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, जिले के बाहर जब आपको भेजना होता है समन तो वहां पर कैसे होगा, और उसके ये प्रूफ की बात यहां पर करता है। कंपनी कॉर्पोरेट के मामलों में कहां पर भेजेंगे अपन, उसके हेड ऑफिस पर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और अगर वो शहर में मौजूद है तो फिर आप उसे शहर में भी जहां पर उनका पता है वहां पर आप दे सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को समन कैसे दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ हमने स्पेशल और विशेष बात पढ़ी थी
कि गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके हाथ में नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके ऑफिसर को, उसके अधिकारी को अपन समन देते। कब? गवर्नमेंट सर्वेंट को हमको जब क्या देना होता है, सरकारी कर्मचारी किसी को भी हम देंगे तो उसको देते नहीं देंगे, किसको देंगे? उसके बॉस को हम देंगे। 69, जब इंदौर की कोर्ट को भोपाल मान लो भेजना है समन, तब उसका क्या होगा? तब इंदौर की कोर्ट, क्योंकि देखो इंदौर में समन कौन बांटेगा? पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ये इंदौर के समन बांटेंगे। लेकिन जब समन इंदौर के बाहर यानी भोपाल का होगा तो समन बांटने ये लोग जाएंगे या और कोई विशेष व्यवस्था है? तो 69 में विशेष व्यवस्था बताइए कि जिले के बाहर अगर आपको समन देना है तो वहां की कोर्ट को दे दो और वहां की कोर्ट फिर उसे सर्व कराएगी, तामिली उनके माध्यम से करवाई जाएगी। और 70 में उसका प्रमाण क्या होगा? अब वहां का व्यक्ति तो आएगा नहीं, तो वहां के मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा? शपथ पत्र पर अगर वो बोल देगा तो उसे हम मान लेंगे कि भैया उसने तामिली कर दी थी। और सेक्शन 71 ने जो बोलता है कि विटनेसेस को, ये जो 64 में, हाँ 64 में जो तरीका है उसके साथ साथ एक और सेक्शन 71 उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। 71 में क्या है? रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। और यहाँ पर क्या होगा? पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट, ये लोग देने जाते हैं। तो ये एडिशनल व्यवस्था किसके लिए दी गई है? विटनेस के लिए वहाँ पर दी गई है। तो ये स्क्रीन के ऊपर सारे सेक्शन है समन को लेकर, जो सारे सवाल है परीक्षाओं में आते हैं। मैम अब इसका फोटो खींच लो ताकि इसको आप बाद में नोट्स बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। BNSS, अच्छा नहीं, कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई भी डाउट इस टॉपिक को लेकर आप में से किसी के पास हो तो पूछ सकता है सवाल, है ना। और आपको देखो याद भी होना चाहिए, ADPO इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर आपको इंडेक्स याद है, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से पता है, तो आपका काम क्या होगा भैया? चल जाएगा। और जब भी याद करो दिमाग को रखो ओपन, है ना, एकदम रट्टू तोते की तरह याद नहीं करना है। अपने को देखना है कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। 63, 64, 65, 6, 7, 8, 9, 70, 71। तो आपको जब भी एग्जाम दोगे ना, जब भी आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको एक पैटर्न याद आएगा। आपको याद आएगा कि सर ने एक सेक्शन, फिर 3, फिर 3, फिर 1, तो इस तरीके का सर ने कोई पैटर्न अप्लाई किया था। तो ये चीज़ें एग्जाम में आपको याद आती है, ये इमेज आपको याद आएगी। तो आप उसको अच्छे से बनाएं, उसको अच्छे से याद रखें, अपने नोट्स में इसको शामिल करें। जो नोट्स मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसके अंदर केस लॉज होगा और बेयर एक्ट को हम डिवाइड करके देंगे। ये सारी बातें लाइव क्लास में ही आपको मिलेगी, है ना, बिकॉज सब प्लान नहीं होता है, सब हाथों हाथ तैयार होता है। तो इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी के पास? एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्विक पोल्स फॉर क्वेश्चन, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका पोल्स शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ऑनलाइन, तो मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे बताइए गवर्नमेंट सर्वेंट वाला सेक्शन कौन सा है? 65, 66, 67 या 68? टाइप मत करना, मैं पोल दे रहा हूँ। ये ABCD है, ठीक है, ये ABCD है। अब आपको ABCD में से कुछ भी तय करना है। मैंने पोल पब्लिश कर दिए हैं। 10 सेकंड का केवल समय था। एक भी आंसर नहीं आया, एक ही आंसर आया, 2 आए, 4 आए, 5 आए। अच्छा, अभी 23 सेकंड लेफ्ट है, ठीक है भैया। सी वाला कौन है? ये 15 बच्चों ने अटेम्प्ट करा है। 65 में गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी है। अरे 2 बच्चों ने बोला 65। शिवानी डावर सबसे तेज़ी से बताया, उसके बाद बताया
एडवोकेट ने, फिर सुदामा जी ने, है ना, ये मेरे सामने लीडर बोर्ड भी आ जाता है, शायद आपको दिख रहा होगा, देखना बताना मुझे, है ना, मैं पहली बार कर रहा हूँ इसका यूज़। तो लीडर बोर्ड क्या आपको दिखा है ना। चलो अब है अगला वारंट वाला। अपन ने पढ़ा था जब कोई अच्छे से नहीं माने तो उसके साथ भी आप बुरा बर्ताव कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपके समन देने पर नहीं आता है, कैसे नहीं आता है, समन देने पर नहीं आता है, तो उसके खिलाफ अपन क्या निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ अपन वारंट वहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, वारंट क्या होता है? वारंट का हिंदी अधिपत्र होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वारंट शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, वारंट का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को, ये वारंट इज बेसिकली द कोर्ट का आदेश है, ये ना, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये न्यायालय का आदेश होता है किसी व्यक्ति का, पुलिस ऑफिसर को, कि आप उस व्यक्ति को भैया पकड़ के ले आइए। ठीक है, इस वारंट से ये जो दुनिया डरती है, समन से लोग नहीं डरते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये कैसे तय करोगे कि किस मामले में आपको समन देना है और किन मामलों में आपको वारंट इश्यू करना है? हाउ यू विल डिसाइड, हाउ कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट इसका पता कैसे लगाएगी कि समन को कैसे इश्यू करना है, वारंट को कैसे इश्यू करना है, किन मामलों में इश्यू करना है? तो कुछ मामले होंगे जो तय होंगे, तो मुझे बताइए किस तरीके से इसको आप डील करेंगे, समन वारंट, वो कौन सा फॉर्मूला बीएनएसएस ने दे रखा है? देखो, कोर्ट के सामने तो बहुत सारी फाइलें हैं, कोर्ट के सामने 100 फाइलें हैं। अब किस फाइल में समन इश्यू करना है, किस फाइल में वारंट इश्यू करना है, वो सवाल, यस, समन केस एंड वारंट केस, यस, समन केस और वारंट केस कहां डिफाइन करें भैया, जरा बताना, इसकी परिभाषा कहां पर है? समन 2K और 2KZ में, समन केस और वारंट केस 2KX और 2KZ में उसकी परिभाषा है, और वहां से चलता है पता कि कौन से मामले में समन इश्यू करना है और कौन से मामले में करना है इश्यू अपने को वारंट। नेक्स्ट क्लास में अभी एक दो, चौथा ही सेक्शन है, अभी इसके बाद दूसरा तीसरा सेक्शन है जो हम आगे पढ़ने वाले, वहां पर आपको बताऊंगा मैं कि समन मामलों में भी वारंट इश्यू किया जा सकता है ना। 2 धाराएं मैं आपको उस समय बताऊंगा, यस। चलिए आगे बढ़ते, वारंट हमारा यहाँ पर टॉपिक है। वारंट के तहत बहुत सारी चीज़ें आती है। वारंट का सेक्शन शुरू होता है 72 पर, समाप्त होता है ये 83 के ऊपर। वारंट के अंदर 2 प्रकार के हमने वारंट पढ़े हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। क्या आप लोग मुझे बताएंगे सेक्शन, बेलेबल वारंट की धारा कौन सी है और नॉन बेलेबल वारंट की धारा कौन सी है? अगर किसी की धारा, किसी को बताने के लिए आपको 2 सेक्शन की आवश्यकता है, तो मुझे दोनों ही सेक्शन का नाम भैया आप मेंशन करना, मुझे दोनों ही सेक्शन का नाम आप मेंशन करना। बेलेबल वारंट 70, नॉन बेलेबल 72, बेलेबल 72 प्लस। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जमानतीय वारंट और अजमानतीय वारंट, एक ऐसा वारंट है जहां पर आपको क्या मिल जाती है, जमानत हाथों हाथ मिल जाती है। नॉन बेलेबल वारंट की धारा है 72, बेलेबल वारंट की 2 धाराएं हैं, 72 रीड विथ 73 हम करते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, हम बेलेबल पर पहुंच जाते हैं। अगला सवाल, जो वारंट है ये किस तरीके से भैया दिया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा? तो उसका अगला सेक्शन है 74, जो क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर को भी दे सकते हो या किसी निजी व्यक्ति को भी आप दे सकते हो। इमरजेंसी में निजी व्यक्ति को आपको देना है और सामान्यतः वारंट आपको पुलिस वालों को देना है। एक और पढ़ा था हमने 75 में, क्या नाम था इसका, प्रॉपर्टी वारंट या एरिया वारंट। ये क्या होता है? पहले बात तो इसमें अधिकारी कौन कौन है, CJM या JMFC। किन अपराधियों की बात है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एस्केप्ड कन्विक्ट, भागा हुआ
सिद्ध दोष अपराधी जो है वो भाग गया है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है, और एक और कौन है भैया, नॉन बेलेबल प्लस इवेडिंग अरेस्ट। नॉन बेलेबल का अपराधी और वो क्या कर रहा है, अरेस्ट से भाग रहा है। तो 3 प्रकार के लोगों के लिए है, 2 प्रकार के जज ये वाला वारंट क्या है भैया जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के अधिकारी। किन लोगों के लिए, इन 3 प्रकार के लोगों के लिए वारंट जारी किया जाता है। खास बात क्या है, ये वो वारंट है जो क्या बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी स्थान पर, आपके बंगले पे, आपके फार्म हाउस पे, आपके वेयर हाउस पे अगर वो व्यक्ति आता है तो उसे गिरफ्तार कर लेना। देखो इसमें जो ये वाला वारंट है 74 में, जो ये आपको जाकर पकड़ना है, किसी व्यक्ति को आपको जाकर पकड़ना है। लेकिन इस वाले में 75 में जो है उसमें आपको जाना नहीं है। जब वो आपकी प्रॉपर्टी पे आए, जब वो आपकी प्रॉपर्टी पर आए तब आपको क्या करना है, उसको पकड़ना है। तो ये वारंट किसी भी, और ये वारंट आम आदमी के लिए ही है ना, ये जो वारंट है पुलिस वालों के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए वारंट है। क्या होता है, गांव में पता होता है कि वो आएगा, इसके खेत पे आता है, घर पे आता है, मामा जी को दे दिया उसके कि जब भी आपका भांजा है, आपका क्या काम है, आप उसको पकड़ के भैया हमारे पास ले आना। ठीक है, तो 72 वॉज नॉन बेलेबल, 73 बेलेबल। 74 में हम वारंट किसको इशू करेंगे, 75 में प्रॉपर्टी वारंट है ना, तो 74 क्या होगा, पर्सन वारंट बोल दो और उसको बोल दो प्रॉपर्टी वारंट। अगला है 76। 76 में क्या बोल रहा है कि अगर वारंट एक पुलिस वाले को दिया जाए तो वो इंडोर्समेंट करके दूसरे पुलिस वाले को दे सकता है। हो सकता है जिस पुलिस वाले को दिया वो बिजी हो राजवाड़ा में, आज जो कार्यक्रम में भैया सरकार का जो राजशाही तरीके से इंदौर की राजवाड़ा पे मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल बैठने वाला है, तो हो सकता है कि एक पुलिस वाला उस व्यवस्था में व्यस्त हो, तो वो अपना वारंट क्या होगा, तो एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को इंडोर्स या प्रस्थांकन करके क्या करता है, वारंट आगे बढ़ा देता है। ये बात का लिखिए, 76 में ये बात आपकी भैया मेंशन है। 77, 78 और 79 3 सेक्शन है। कहाँ है भैया जगह हमारे पास, यहाँ 77, 78 और 79 छोटे छोटे 3 सेक्शन है। 77 में आपको उसको क्या बताना है, नोटिफिकेशन की हम तेरे को अरेस्ट करने क्यों आए हैं, और ज़रूरत पड़ता आप उसको वारंट दिखा भी सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा पिक्चरों में कि कहाँ है वारंट, तो निकाल के बताते कि ये रहा वारंट। तो 77 में आपको वारंट उसको भी क्या करना है, दिखाना है या आपको उसको बताना है कि आप उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। 78 क्या बोलता है, 24 घंटे के भीतर मतलब आपको उसको कहाँ पेश करना है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। तो मामला आपने चाहे वारंट पे गिरफ्तार किया हो या पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया हो, 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले उसको अपने पास नहीं रख सकते। 24 घंटे के पहले उनको पेश करना पड़ेगा शहर के किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष, और वो तय करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, पुलिस रिमांड देना है या जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा कहाँ उसको भेजना है। 79 में ये बोल रहा है कि अगर आपके एक वारंट इशू किया गया है तो आप पूरे देश में कहीं पर भी जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप वारंट को लेकर पूरे इंडिया में जा सकते हैं। बट अगर आपका आरोपी अमेरिका में है तो आप फ्लाइट लेकर वहां पर नहीं जाएंगे गिरफ्तार करने। जो आपका क्षेत्राधिकार है, आपके हाथ में वारंट है, वो क्या केवल भारत में ही रहेगा। तो ये एक पार्ट है, इसके बाद के 4 सेक्शन का अलग हिस्सा है। तो इसको आप, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। आप इसका मैं फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला सेक्शन क्या बोलता है, जो सेक्शन 72 है कि नॉन बेलेबल वारंट भी है और उसका फॉर्मेट भी है। क्या फॉर्म भैया, राइटिंग, सील, सिग्नेचर, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट कहां पर था, समन में। डुप्लीकेट काम क्या था, साइन करा के वापस लाते थे, तामिली साबित हो जाती थी। बट वारंट जब गिरफ्तार करने जा रहे हो तो डुप्लीकेट की आवश्यकता नहीं है, जब आपको उसको उठा के लाना है। 72 का 2 बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है, अगर एक बार किसी कोर्ट ने क्या इशू कर दिया, वारंट इशू कर दिया, तो या तो वो कोर्ट कैंसिल कर दे
या वो वारंट क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तभी वो समाप्त हो गया। तो वारंट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए या एग्जीक्यूट हो जाए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, ताकि आपको समझ आए। एक बार क्या होता है, हमारे केस में 27th डेट हो सकती है गलत, उसको बोला था कि आपको 5 लाख रुपए जमा करने हैं। बेल दे दी थी, बट बेल वाज अ कंडीशनल बेल, है ना, जमानत कंडीशनल मिल सकती है। तो हमको बेल मिल गई थी पहले, और बेल में क्या लिखा था कि आपको 27 तारीख तक 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। ठीक है, हमने 27 तक पेमेंट जमा नहीं कराया, हम गए कोर्ट 28 तारीख को और हमने जमा करा दिए 5 लाख रुपए। लेकिन जज साहब ने 27 तारीख की शाम को क्या करा, वारंट इशू कर दिया। हमारा पक्षकार पैसा दे चुका है, एक दिन लेट हो गया, हमारे पास आया कि सर वारंट है, और चूंकि इंदौर का बड़ा व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, तो समस्या थी कि इसे गिरफ्तार तो नहीं होना है, पैसा जमा कर दिया, एक दिन लेट हो गया, मैं भोपाल गया था अगला। तो अब हमारे सामने समस्या आ गई, क्योंकि कोर्ट ने क्या निकाल दिया है, नॉन बेलेबल वारंट उसके नाम का बाहर घूम रहा है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि पकड़ के उसको ले आओ, मतलब पैसा जमा करने के बाद भी अगर वो पकड़ा जाए, जेल जाए, तो उसकी बेइज्जती है। गलती क्या हो गई उससे, एक दिन का डिले हो गया। तो हम चले गए हाई कोर्ट, हमने बोला श्रीमान हाई कोर्ट आप क्या कर दो, आप इसको कैंसिल कर दो ये, क्योंकि हमको डर किससे है, हमको डर मजिस्ट्रेट से नहीं है, हमको इस वारंट से है, ये वारंट हमको गिरफ्तार करा देगा। तो हमने बोला नॉन बेलेबल वारंट को आप क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। तो उनने पूछा सर पावर, हमने कहा सर 482, आपके पास तो इनहेरेंट पावर है 482, और नया वाले में क्या है 528 BNSS में आपके पास अथाह शक्ति है, जो चाहे कर सकते हो आप। छत्तीसगढ़ का जजमेंट भी बताया था हमने, छत्तीसगढ़ में ये कर चुके थे पहले, कोर्ट ने मना बोल दिया कि सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। हमने पूछा क्यों, उन्होंने बोला कि 482 का यूज हम तब करते हैं जब कोई धारा BNSS में नहीं हो, मतलब जब किसी चीज की प्रक्रिया हमने दे रखी है, जैसे कैंसिलेशन ऑफ वारंट है, तो 72(2) में लिखा हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट ने इशू करा है वही कैंसिल करेगा। तो जब कोई काम किसी व्यक्ति के सुपुर्द किया जा चुका है, तो उस काम को हम नहीं कर सकते। 482 उसके लिए बनाई गई है जब कोई प्रावधान नहीं हो और आपको न्याय करना हो, तो आप स्वयं से एक नई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हो। बट जब हमने प्रक्रिया बनाई तो हमको तो मना बोल दिया। फिर सोचा गया कि क्या किया जाए, लंच का टाइम लिया कि सर लंच तक रोक लीजिए, फिर सोचते क्या करना है, कुछ नया आवेदन कुछ फंसा तो क्या दिमाग लगाया जाए। फिर अल्टीमेटली तो मेरे कहने का मतलब ये कि 72 तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईकोर्ट जज भी आपका वारंट कैंसिल नहीं कर सकता है। वारंट कैंसिल कौन करेगा, जिस कोर्ट ने इशू किया है। समाधान क्या किया गया, समाधान ये किया गया कि सर एक काम करो, छोड़ो, हम लगा रहे बेल कंडीशन के ऊपर, आप बेल कंडीशन चेंज कर दीजिए। बोले क्या करना है, हमने कहा सर बेल कंडीशन में पैसा कर दो कि 5 लाख देने की जो तिथि है वो 29 है। ये चल रहा है कोर्ट में, हम 5 लाख दे चुके हैं, बट हमने बेल कंडीशन में क्या चेंज कराया कि 5 लाख देने की जो अवधि है वो कर सकते थे। वो उनके पास, हाईकोर्ट के पास पावर है, बेल कंडीशन को चेंज करने का पावर है ना। उनकी 439 की धारा तो चेंज हो गई होगी, तो उसके अंदर उनको पावर है कि वो कंडीशन को चेंज, उन्होंने कंडीशन लगा दी। अब जो वारंट क्या होगा, ये किसी काम का नहीं है। हमने कोर्ट में पेश कर दिया कि सर तारीख क्या होगी मैडम, उसकी 29 हो गई, तो उनको अपना वारंट अब खुद ही कैंसिल करना पड़ा, वरना वो वारंट कैंसिल करने वाले नहीं थे, वो तो चाहते थे गिरफ्तारी हो जाए। तो कोर्ट के नियम ऐसे है। अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ ना, वही कोर्ट थी, वही वकील था, सब वही था, बट रास्ता अलग था। इसको कहते हैं लॉ पर चलना। हालांकि जुगाड़ एक प्रकार की है, तो मतलब लॉ को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि हम आपकी बात समझ रहे, हम आपके पक्षकार को भी समझ रहे, बट हमें कानून अनुमति नहीं देता है ये करने की। कोई ढंग का रास्ता बताओ, तो ये रास्ता था, इस रास्ते चले गए। तो इससे अपने क्या सीखा, इससे अपने सीखा कि जिस प्रावधान के बारे में BNSS में दे रखा है, उस प्रावधान के ऊपर 482 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब कोई इस्तेमाल कर ले वो अलग बात है, बाकी जो लॉ कहता है वो कि इस्तेमाल आपको नहीं करना है, या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको इसका इस्तेमाल भैया करना होता है। 482 का आप ऐसा जनरली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है।
तो अपन ने एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं अपन। 72 में दो बातें हैं, फॉर्म ऑफ वारंट है और वारंट का नहीं, एक नॉन बिलेबल नाम है इसका, और एक क्या है भैया, कैंसलेशन ऑफ वारंट है। 73 में क्या है, बिलेबल वारंट है, मतलब कोर्ट ऐसा बोल दे कि 5,000 रुपये की बोल दे, जमानत दे दे तो छोड़ ही आना, तो ये क्या होता है, बिलेबल वारंट हो जाता है। 74, 75, 76 तीन की जोड़ी है। 77, 78 और 79 ये तीन की जोड़ी है। प्राइवेट आदमी या पुलिस ऑफिसर, 75 में आम आदमी जिसके घर जाएगा वो, तो पर्सनल वारंट, प्रॉपर्टी वारंट और पुलिस वारंट। पर्सनल वारंट, प्रॉपर्टी वारंट और पुलिस वारंट। पुलिस वारंट मतलब एक पुलिस से दूसरा पुलिस को वारंट यहाँ मिलता है, बट जब उस पुलिस वालों को आगे करना होता है तो वो 76 का इस्तेमाल करके कर सकता है। तो 3 P है, पर्सनल वारंट, प्रॉपर्टी वारंट और पुलिस वारंट। 77 में क्या है भैया, 77 इज ग्राउंड्स, उधर का 47, उधर का 58, ठीक है, ग्राउंड्स 24 आवर्स और ऑल ओवर इंडिया उधर का 45। तो धारा भी आपको साथ में पढ़ना चाहिए। तो इसको आप एक बार देख लो भैया, 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको भी याद कर लीजिए, आप इसको भी लिंक कर लीजिए, किन सेक्शन के साथ आपको इसको लिंक करना है। मेहनत करते रहना। मेरे भाई का कोरोना के दौरान इंटरव्यू हुआ था HDFC अर्गो में, वो लीगल मैनेजर ऑफिसर बना था, लीगल ऑफिसर। बॉम्बे गया, बॉम्बे से भोपाल आया, भोपाल से इंदौर आया, इंदौर में आया उसको 1-1.5 साल हो गया। कल उसका प्रमोशन हो गया, नाउ ही इज़ द स्टेट हेड ऑफ HDFC अर्गो। शुरुआत बहुत छोटे से की थी, बहुत सामान्य तरीके से की थी, लेकिन लगातार प्रयास करा, लगातार मेहनत करी, उसी कंपनी में अच्छा परफॉर्म किया। तो HDFC अर्गो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, इस देश में दूसरी सरकारी नौकरी का कही जाती है। मतलब अगर आप HDFC अर्गो में हैं तो आपकी इच्छा होगी तो ही आपको निकाला जाएगा, वरना कंपनी तो बहुत फल फूल रही है, आप चाहो तो अपना पूरा जीवन वहाँ पर निकाल सकते हो। तो वहाँ पर 13 साल, 15 साल, 20-20 साल वाले वहाँ पर मौजूद है। तो आप कोशिश करते रहिएगा, मतलब किताबों के साथ मेहनत भी करना, प्रैक्टिकली भी ज्ञान को लेते जाना। पैसे की अगर आवश्यकता है घर में, परिवार में, तो पैसा कमाने भी जाना, हाथ पैर भी मारना, बट एकदम से मत होता कि पहले दिन 50-60 मिल जाएंगे। हो सकता है शुरुआत 15, 20, 25 से हो, उसके बाद चीज़ें हो जाएगी भैया आपके लिए सरल और आसान। तो आप में से जो भी लोग, क्या होता है कि घर बैठे बैठे आती है नेगेटिविटी, तो बेहतर है कि आप पढ़े भी और काम करने भी जाए, 2 घंटे जाए, 3 घंटे जाए, फ्रीलांसिंग करें, कुछ अगर आपके लिए संभव है तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे काम वर्क फ्रॉम होम मिलते हैं लॉ वाले, वो करना शुरू कर दो। समय हो, कोर्ट नज़दीक हो तो कोर्ट में चले जाओ, वहाँ जाके सीखो, वहाँ जाके हेल्प करो, कोशिश करो कि वहाँ भी आप बहुत कुछ वहाँ पर दिन भर सीखे। टाइम पास गप्पे मारने की बजाय बहुत संभावना है वहाँ पर सीखने की। जजेस से आप बात कर सकते हो सीधा जाकर, बाबुओं से जब वो फ्री हो, हालांकि फ्री रहते कम है, बट उनसे आप पूछ सकते हो कि कैसे होता है प्रक्रिया, क्या है, कौन है, कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बताएगा आपको कि क्रिमिनल बाबूजी, सिविल रीडर, DSW है, स्टेनो है, मुंशी जी है, प्रोसेस राइटर है। आपको वो जब समय होगा तो बिल्कुल आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बस आपकी इच्छा होना चाहिए, मजाक मस्ती नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको जज भी सिखाएगा और बाकी वहाँ के लोग और बहुत सारे सीनियर वकील बैठे होते हैं। आप छोटा सा डाउट लेके चले जाओगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, एक्सप्लोर होगा। हो सकता है 10 में से 4 लोग मना बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, 6 ने हाँ बुलाना, उन 6 के लिए चले जाना, अपने लिए चले जाना, बट कोशिश करते रहना, है ना। थोड़ा बहुत जो अंदर शर्म वरम वो निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी, आपको पता होगा, बहुत तरह को शायद नहीं पता होगा, 12,000 रुपये की नौकरी करता था लीगल फर्म में, इंदौर के एक एसोसिएट से, वहाँ पे 138 के मामले थे, वहाँ पर मैं काम करता था। 6-8 महीने करा, फिर छोड़ दिया, लेकिन किया, मेहनत से किया, दिन भर किया, जितना बेस्ट कर सकता था उतना अच्छा किया। उनके आगे पूरे सिस्टम को सुधार दिया, उनके यहाँ बहुत
सिस्टम प्रॉपर नहीं था, मतलब अपडेट नहीं है, फाइलें मिलती नहीं उनके कंप्यूटर में, ये नहीं है। 6-7 महीने में पूरा सिस्टम तैयार करके गया, मैं उनको छोड़ के आया। बट आज भी बुलाते कि 2 दिन के लिए आ जा, इनको वापस सिखा दे, इनको पढ़ा दे, इनको समझा दे। तो जहाँ भी जाओ ठीक ठाक परफॉर्म करोगे, ईमानदारी से करोगे तो भैया आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। चलिए मैं कुछ सेक्शन लिख रहा हूँ, इसके जवाब मुझे बताइए फटाफट। फटाफट कमेंट बॉक्स में इनके कौन कौन सी धाराएं ये मुझे बताइए। एक किताब दो ना मैम को यार, तुम एक से पढ़ लो। ये मेरी इंग्लिश दे दे तन्वी को, ये मैम को दे दे यार। सेवेंटी 78 में 24 घंटे की बात है, क्या बताओगे? 8 से आप 4 को 4 × 2 याद रहेगा। 78 के साथ क्या बना था? 58, उसके अंदर भी क्या था? उसके अंदर भी 24 घंटे की बात थी। चलिए 78 मैंने देख लिया। और मुझे बताइए 72 क्या था भैया? नॉन अवेलेबल, यस है ना, नॉन अवेलेबल भी है, फॉर्म भी है, फॉर्म ऑफ वारंट और कैंसिलेशन ऑफ वारंट भी वहीं पर मौजूद है। चलिए वेरी गुड। शिवानी डाबर 66 P to 78 24 आवर। 76 पे तो P है, अच्छा ट्रिपल P वाला है, कहाँ का भी है P वाला? 76 पे कौन सा भैया? पुलिस टू पुलिस। 65 क्या भैया? कॉर्पोरेट और कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म। 71 क्या है? विटनेस वाला है। और 69 क्या था भैया आपका? गवर्नमेंट नहीं, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। हाँ, और 70 में इसका क्या था भैया? प्रूफ। एक और मैं आपको बताता हूँ तरीका, देखो बार बार ना रिकॉल करा करो, अपनी कॉपी में ऐसे बिखरे बिखरे सेक्शन लिख लिया करो और फिर एक एक करके एक एक के पास जाया करो। मान लो कोई नहीं आया तो चल बाद में आते, जो आसान है उसको पहले कर लिया, जो टफ है उसको रिकॉल कर लिया। तो ऐसी प्रैक्टिस बार बार करा करो। एक चिट्ठी बना सकते हो आप, किसी भी उठा लिया और टेस्ट कर लिया कि मुझे धारा पता है कि नहीं पता है ना। या जो अपन बचपन में खेलते थे क्रिकेट की, कोई भी किताब का पन्ना उठा लिया और वो रन बनाते थे अपन, तो उसकी बजाय उस सेक्शन को आप रिकॉल कर लो। तो देयर आर सो मेनी मेथड जब आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो आपकी पढ़ाई को, है ना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो हमने अभी 63 से लगाकर 71 और 72 से लगाकर कहा था क्या? 83। अच्छा 4 धाराएं बाकी है, कौन सी भैया? 80, 81, 4 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में ये। और हाँ 65 में फॉर्म्स, हाँ ऐसे भी कर सकते हो ना। 65 में एफ से फॉर्म्स हो गया है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट 8, गवर्नमेंट सर्वेंट 8, आखिरी में 8 वाला साउंड आ रहा है, वैसे भी कर सकते हैं अपन। तो देयर आर सो मेनी मेथड। 71 में एक और तरीके से कर दो। एक और तरीका मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट किसके लिए भी? विटनेस के लिए, गवाह के लिए। या आप 71 को ऐसे लिखना शुरू कर दो 71, तो ये क्या होगा? 71 तो बन रहा है ये, बट ये ग से क्या हो जाएगा? आपको हमेशा गवाह ध्यान रहेगा, गवाह के लिए क्या है ये बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे तरकीब है जिसका इस्तेमाल अपन डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए 80, 81, 83, ठीक है। ये 4 सेक्शन है जिसको अपन ने उस दिन भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ पढ़ने का प्रयास किया था। और इसका मैंने आपको इमेज भी दी थी, पूरा जो उस दिन का PDF था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और वो इसलिए किया था कि आपको भैया याद करने में आसानी हो जाए।
कहां पर लिखा हुआ है फॉरवर्डेड, यहां पर क्या लिखा हुआ है फॉरवर्डेड, और यहां क्या लिखा हुआ है डायरेक्टेड। यहां आपकी कोर्ट किसको भेज रही है, अदर डिस्ट्रिक्ट के एसपी सीपी या ईएम को, और यहां पर आपकी कोर्ट आपके ही पुलिस को भेज रही है, और आपका पुलिस क्या होगा फिर भोपाल में जाएगा, किसके पास जाएगा, वहां के ईएम के पास जाएगा या ओपीएस के पास, क्या बोलने के लिए कि गिरफ्तार करने आया हूं इंदौर से, तो वो आपकी मदद करेंगे, और अगर आपको अर्जेंट हो तो उस थाने की परमिशन के बिना भी आप वहां पर गिरफ्तारी कर सकते हो। दो धाराएं 80 और 81। 80 में आपका पुलिस वाला नहीं जाता है, कौन जाता है, कोर्ट, हाँ बाय पोस्ट भेजता है वहां के इन अधिकारियों को कि आपके शहर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, आप करके हमको पहुंचा दो, पहला। या ये भी कर सकते हैं कि हमारी कोर्ट हमारे पुलिस वाले को भोपाल भेज दे। दो तरीके होते हैं भैया, भोपाल के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या तो इंदौर की पुलिस करेगी या भोपाल की पुलिस। इंदौर की पुलिस के लिए इंदौर की कोर्ट आदेश दे सकती है, भोपाल की पुलिस के लिए आपको वहां के अधिकारियों को बोलना पड़ेगा, वो फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। 82 में क्या था, और 83 फर्दर उसकी प्रक्रिया बताएगी ना कि गिरफ्तारी करने के बाद क्या करना है, अरेस्ट करने के बाद क्या करना है आपको, ये बात बोली गई है। क्या करना है भैया, 30 किलोमीटर के अगर अंदर है या इनके पास है ईएम, तो कहां ले जाओगे आप, उस कोर्ट ले जाओगे। 30 किलोमीटर के अगर अंदर है तो कोर्ट चले जाओ, या अगर आपकी कोर्ट किसके पास है, एसपी ईएम इन सब के पास है, तो फिर भी कोर्ट चले जाओ, वरना किसके पास जाओ आप, एसपी ईएम या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास आप जाओगे। कब नहीं जाओगे, जब आपकी कोर्ट कहाँ है, 30 किलोमीटर के अंदर है, या आपकी कोर्ट इनसे क्या है, पास है। दोनों ही केस में आपको कहाँ जाना है, आपकी कोर्ट जाना है इनके पास। एक और रास्ता है, क्या है भैया, 71 नहीं, अवेलेबल क्या है, हाँ 73 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मतलब अगर वो वारंट अवेलेबल है तो जिस भी पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है वो उसको भी हाथों हाथ छोड़ देगा। और 83 क्या है, फिर इनके पास जाएंगे तो क्या प्रक्रिया होगी, जब 83 में जब भोपाल के ईएम एसपी और सीपी के पास उसको ले गए तो ये क्या करेंगे, अगर 73 वाला है तो उसको छोड़ देंगे, अगर मामला क्या है अवेलेबल है तो उसको छोड़ देंगे, है ना। अगर मामला नहीं है तो कहाँ भेजेंगे, वहाँ की सेशन या सीजेएम के पास, और ये तय करेंगे उसको अपने को बेल देना है या नहीं देना है। तो भोपाल के सेशन या भोपाल के सीजेएम का जो व्यक्ति वहाँ पर भैया उसके बाद भेजा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को आप बार बार पढ़ना, मैंने आपको जो नोट्स दिए उसको भी आप बार बार पढ़ना, है ना। इस वाले थोड़ा सा टफ एंगल है ये, जो कि चारों में थोड़ा सा मिक्स होता है, तो शांतिपूर्वक इसको बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। हालांकि याद ही आपसे अपने जवाब इसका दे ही दिया था। चलिए, वेरी गुड। तो आप में से भैया किसी व्यक्ति को दिक्कत है क्या, 63 से लगाकर 83 तक, ठीक। अगला है भैया आपका 35 से लगाकर 62, क्या है भैया, अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी के बारे में वहां पर बता रखा है। ये 73 की प्रतिभूति दे दो तो छोड़ दो, है ना। ये अधिकार दोनों ही सेक्शन में 82 में भी और 83 में भी है, दोनों ही धाराओं में बात वहां पर भैया लिखी हुई है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। आज आपका भी जजमेंट आने वाला है 3 साल वाला, लगातार लाइव लॉ पर बने रहे। मेरे हिसाब से 11-12 बजे तक जजमेंट अपलोड कर दिया जाएगा। जजमेंट तो बना के लेके बैठे हैं, बस रिलीज करना बाकी है ना। चलिए, ये तो आपको अच्छे से याद होगा, पूरा अपन ने याद कराया था, तो पूरी मेहनत के साथ आइए अपन इसकी पहले बना लेते हैं ट्रिक कि हमने उसको किस तरीके से किया था। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42, 43, 44, 45 और 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53,
54 अलग था, 55 अलग था, 56 अलग था, 57 और 58 साथ में आप पढ़ सकते हो। ये पूरा जो है 59 और 60, 61 अलग है और 62 अपना अलग है। तो ये भैया मैंने कुछ नहीं करा, मैंने केवल जमा दिया है। लेकिन जो बच्चा इस तरीके से लिख देगा आपको हो जाएगा कंफर्म कि इसको तो आता है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इन तीनों को अलग लिया है और इन दोनों को अलग लिया है। इन दोनों का रिश्ता हो सकता है, इन दोनों को अलग लिया है, इसको फिर अलग कर दिया है, इसको फिर अलग करा है, इसको अलग, और इन दोनों को वापस हमने कर लिया है। तो फिर इन दोनों का अपने क्या बना दिया है, ग्रुप बना दिया है। ये तीनों का कॉमन क्या है, ग्रुप है। ये तीनों इंडिपेंडेंट है, ये चारों का वापस है ग्रुप है, और ये दोनों अपने आप में क्या है भैया, इंडिविजुअल है। तो अगर आप रोज ऐसा लिख दो, देखो ऐसा लिखने के ऊपर आपको कंफर्म होगा सर को पता तो है, क्योंकि तरीका है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसा कर भी नहीं पाओगे। मतलब आपको 80-90% संभावना है कि आपको पता होगा, कुछ भूल जाओगे रेयरली आप, बाकी जनरली अपने को अगर ये ट्रिक से आपने याद करा होगा जो अपन ने करी आपको पता होगा। चलिए, एग्जामिनेशन वाली 3 धाराएं कहां पर है? एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा। हाँ, ये तीनों ग्रुप कौन सा है? ये एग्जामिनेशन वाला है। ये कौन सा एग्जामिनेशन? मेडिकल, मेडिकल एग्जामिनेशन वाले मामले। अच्छा, इसमें से एक एक्यूज के लिए, एक रेप एक्यूज और एक, ये किसका है? एक्यूज की, ये, और ये इसका उल्टा अरेस्टेड पर्सन। उन दो का उद्देश्य क्या है? एविडेंसेस मतलब साक्ष्य इकट्ठे करना। और अरेस्टेड पर्सन का क्या है भैया? यह चेक करना कि उसको पुलिस टॉर्चर ना करे। तो उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पहले क्या होगा? उसका मेडिकल होगा और उसके बाद उसको थाने में ले जाया जाएगा। तो इन दो का उद्देश्य क्या है भैया? एविडेंसेस को इकट्ठा करना। और इसका उद्देश्य क्या है भैया? पुलिस इंट्रोगेशन से उसको बचाना। अगर उसका मेडिकल हो जाएगा तो पुलिस फिर उसके केवल पैरों पर मार पाएगी। जो जो मेडिकल में नहीं आएगा वहां तो भैया सूखते ही है, वो छोड़ते नहीं है। चलो, मुझे बताइए, सर्च एंड सीजर, ये दो डबल एस ब्रदर्स, एस एस ब्रदर्स, एस एस, एक कौन सा? एक है सर्च, उस व्यक्ति की ली जाएगी तलाशी गिरफ्तारी के बाद, और एक है सीजर, उसके पास जो भी हथियार मिले उससे बरामद किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। ये दोनों एस सेक्शन साथ साथ में चलते हैं। कहां पर है भैया? सर्च एंड 49 एंड 50। चलो कमेंट बॉक्स में जो आ गया। चलिए, उस व्यक्ति के भैया अधिकार, दो अधिकार है। एक, उसको अधिकार है कि ग्राउंड्स जाने की मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मतलब पुलिस वाला उसको बताएगा कि तुझे हमने गिरफ्तार क्यों किया है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, उसको अपने नॉमिनेटेड पर्सन को, अपने परिचित को इन्फॉर्म करने का अधिकार है कि मुझे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि अरेस्ट मेमो में कोई छेड़छाड़ ना हो और समय मेंशन प्रॉपर किया जाए, ताकि 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो। गांव में क्या होता है, देहातियों में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, 10-10 दिन रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ले जाना होता है थाने, उस दिन अरेस्ट मेमो बना दी, कल शाम को इसको हमने पकड़ा। तो झूठ झाट कब नहीं होगा? जब उसके परिवार को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, 47 और 48, क्या बात है, 47 और 48 ग्राउंड्स और नॉमिनेटेड पर्सन को भैया सूचना देना है कि मुझे यहां पर पकड़ लिया गया है। चलिए, मुझे बताइए, मैं सिर्फ लिख रहा हूं हिंट, PMPM ये कौन सी धारा है और उनका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, इतने भी पसंद नहीं है। चलिए, ये है P मतलब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा, ये है M मतलब मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार करने के अधिकार, और ये है PM मतलब प्रोटेक्शन टू मिलिट्री। तो गिरफ्तार करने के ये किसके अधिकार है? गिरफ्तार करने के ये पुलिस के अधिकार है। 35 से लगाकर 39 किसके अधिकार है? पुलिस के अधिकार है गिरफ्तार करने के। पुलिस खत्म तो फिर प्राइवेट पर्सन और फिर मजिस्ट्रेट। तो ऐसे भी आपको याद रहेगा कि पुलिस के पहले सेक्शन है। अच्छा, इनको भी अपने याद करा हुआ है। ये क्या है भैया? आपका
ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और क्या है भैया, कॉग्निजेबल और नॉन। ये क्या है भैया, 36 में प्रोसीजर है, 37 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर या पुलिस कंट्रोल रूम, और 38 में एडवोकेट से मिलने का आपका अधिकार है। तो ये कॉग्निजेबल, ये नॉन कॉग्निजेबल, और 3 उसकी भैया क्या है, प्रक्रिया है, उसकी प्रोसेस वहां पर दे रखी है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो 35 क्या है भैया, कॉग्निजेबल मामलों में गिरफ्तारी। 36 क्या है, गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया, अरेस्ट मेमो से लगाकर बाकी चीजें आपको बनाना है। 37 में पुलिस कंट्रोल रूम, जहां पर सारी गिरफ्तारियों की सूचनाएं दी जाती है। 38 में आपका अधिकार है किससे मिलने का भैया, आपके वकील से मिलने का, ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन बट नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। मतलब इंट्रोगेशन के दौरान तो आप मिलोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप वकील साहब को पास में बिठा लिए, बीच में आप मिल सकते हो, पूरी देर आप नहीं मिल सकते हो। चलिए, तो 38 में भी क्या है भैया, अधिकार है। एडवोकेट 38, एडवोकेट 38 10 बार बोलोगे सुबह शाम तो याद हो जाएगा कि 38 में क्या है भैया, एडवोकेट से मिलने का आपका अधिकार है। चलिए, 40 में आपका प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर सकता है, 41 में आपका मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकते हैं, 42 में मिलिट्री वालों को आपको गिरफ्तार नहीं करना है। देयर इज अ प्रोटेक्शन किसका भैया, मिलिट्री को। यहां पर क्या हुआ है, 43, 44, 45, 46, 43 क्या बोलता है, अरेस्ट हाउ मेड। हाउ का मतलब है कि कैसे पकड़ना है, उसके जाते से उसको पकड़ लेना है, उसके दोनों हाथ बांधना है, तीनों हाथ बांधना है, क्या करना है। तो बोला गया कि शुरू में आपको तो ओरल बोलना है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, हमारे साथ थाने चलिए। नहीं माने तो उसको फिर हाथ पकड़ लो उसका, नहीं माने तो उसको हथकड़ी भी आप पहना सकते हो, और भाग रहा हो तो उसके ऊपर आप बंदूक भी चला सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाने वाला सेक्शन कौन सा है भैया, 43 पुलिस इनकाउंटर इसके तहत ही किया जाता है। बट गंभीर मामलों में लाइफ इंप्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट वाली सजाओं में क्या होता है, वो किया जाता है। अगला क्या है भैया आपका 44 और 45, ये क्या है भैया, हाउस सर्च, और ये क्या है भैया आपकी इंडिया में सर्च। 46 क्या है भैया, अरेस्ट हाउ। तो ठीक है, कितना करना है, तो बोले अनावश्यक नहीं करना है, अननेसेसरी नहीं करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसके मुंह में रुई बांधने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना इंश्योर करना है कि वो भाग ना पाए। लेकिन आपको उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक फंडामेंटल अधिकार है किसी भी मानव के, आपको उनका ख्याल रखना है। तो आप उसे इतना बिल्कुल बांधिए कि वो भाग नहीं पाए, बट इतना मत बांधिए कि वो सांस भी ना ले पाए। आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते उस लाइन को। चलिए, 47, 48 क्या था भैया, अधिकार थे। 39, 50 क्या था भैया, सर्च और सीजर। 51, 52, 53 क्या थे भैया, एग्जामिनेशन। चलिए आप आ जाइए 54 के ऊपर। 54, 55, 56। 54 में क्या भैया, आइडेंटिफिकेशन है, 55 में सबऑर्डिनेट, और 56 में हेल्थ एंड सेफ्टी। तो 56 से मैंने आपको याद कराया था, 56 इंच का सीना कब होगा, जब आपकी हेल्थ को और आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, तभी क्या होगा भैया, हेल्थ एंड सेफ्टी वाले को हम इंश्योर कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद क्या है 57, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आपको कहां ले जाना है, पुलिस या मजिस्ट्रेट। 24 घंटे में आपको उसको पेश करना है। उसके बाद आपको डीएम को इन्फॉर्म करना है कि इतने लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, और 60 के अंदर क्या है भैया, उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, या तो बेल या बॉन्ड या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। या तो बेल पे छोड़ेंगे उसको, या बॉन्ड पे, या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। 61, अगर भाग जाए तो दोबारा उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और 62 में गाइडलाइंस है कि आपको भैया अच्छे से, जो हमने दिए हुए यहाँ पर इस सेक्शन में, आपको उनको फॉलो करना है। तो इसका मतलब आप देखो, अपन ने जो याद करने की जो प्रक्रिया थी बहुत सीधी सिंपल थी। ये लास्ट सेक्शन हमेशा कौन सा होगा, गाइडलाइन वाला ही होगा। वेरी ऑब्वियसली, मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 61 एक बार पकड़ लिया तो 35 से लगाकर 60 तक को हमने क्या बोला था भैया, अरेस्ट। 61 को हमने क्या बोला, री अरेस्ट, क्योंकि हमने एक बार उसको पकड़ लिया है, वो भाग गया है। तो पहले के सेक्शन 16 वो अरेस्ट के हैं, फिर अगला सेक्शन री अरेस्ट का, और लास्ट वाला सेक्शन आपको बोलता है कि आपको अच्छे से भैया क्या करना है, अरेस्ट वहां पर आपको अच्छे से करना होगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और अपन ने क्या समझा, और अपन ने समझा कि कौन कौन लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। तो पहले पुलिस को बोला है, फिर प्राइवेट को बोला है, और फिर बोला है मजिस्ट्रेट को।
तो इनके क्या भैया 35 से लगाकर 39 तक 40 और 41। तो अगर आपको सीक्वेंस भी पता है, अगर आपको रिलेशन भी पता है, अगर आपको बाकी एंगल भी पता है, तो याद करने में क्या होगी भैया, बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। ये अरेस्ट विदाउट वारंट के सारा सेक्शन है, हमने अभी इसके पहले रिवाइज करा था वारंट वाले को। तो भैया मेरा इतना सा कहना है आपको वारंट वाले के लिए, जो बात आपको यहां पर समझना चाहिए वो ये कि इसमें से कौन कौन से सेक्शन है जिसका लिंक उधर है भैया। 58 है क्या? यस। किससे है? 78 और किससे है? 45 का 79 और नहीं 47 का 77 ग्राउंड्स वाला, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको भैया पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपने कल पढ़ा था, तो प्रोक्लेम्ड, अरे भैया बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का हमने पढ़ा था। तो क्या था भैया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किन कौन कौन सेक्शन में? यहाँ पर 35 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और कहाँ पर है? 40 और 75 में भी है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 35 में है, 40 में है, और हाँ 34 का 2 है हाँ, और 75 में। तो इतनी धाराओं में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। और इसका मेन सेक्शन क्या है? 84 85 है क्या? नहीं 84 ही है, हाँ पहला ही सेक्शन है 84 ही। क्या हो? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में आपको बताता है। तो इतनी सारी बात, इतने सारे सेक्शन का रिवीजन एक पन्ने पर अपन ने कर लिया है, क्योंकि हमने उसको समझ लिया है। देखो अगर आपने इन सेक्शन को, इन धाराओं को नहीं समझा है तो कोई मतलब नहीं, आपके लिए आई गई बात है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर की बातें पता है तो याद करने की चीज़ें बहुत आसान, तो ये कहानी है, एक काम करने की शैली है। प्रोसीजरल लॉ जितना मुश्किल है उतना ही आसान है। रोटी गोल बनाना बहुत मुश्किल है, मेरे से आज तक नहीं बनी, बट जिनसे एक बार बन गई वो आंख मिच के ही बना सकते हैं, वो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रक्रिया है वो, एक बार आप सीख गए तो फिर भूले नहीं भुलाओगे। गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, आपका एक्सीडेंट हो जाए, 10 साल साइकिल नहीं चला तो भी आप साइकिल चलाना जानते हो। तो प्रक्रिया के साथ अच्छी बात है कि इसको अगर आपने एक बार जी लिया अच्छे से तो फिर आप उसको भूल नहीं सकते हो। तो इसको जीने के लिए एक काम तो ये कि आप कोर्ट चले जाओ, पर सारे सेक्शन जी नहीं पाओगे, सारे काम नहीं आएंगे। तो जब आप आत्मचिंतन करोगे, जब आप छोटे छोटे सवाल खुद से पूछोगे, जब आप आंख मिचोगे, मान लो किसी व्यक्ति को मेरे को गिरफ्तार करना, तो क्या मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ? हाँ मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ। धारा कौन सी धारा है मेरे पास? 40। किन मामलों में करूंगा मैं? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल मामलों में करूंगा, या किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को करूंगा। क्या मुझे मजिस्ट्रेट वारंट दे सकता है गिरफ्तार करने के लिए? हाँ दे सकता है। कौन सा सेक्शन है? तीसरा सेक्शन है भैया, वारंट जहाँ से शुरू होता है 72, 73, 74 में इमरजेंसी केसेस में मुझे वारंट दिया जा। तो जब आप ऐसे प्रक्रिया को जी लोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। हमें पिक्चर्स याद क्यों रहती है? क्योंकि हम उसको देखते हैं, आंखों से जो हम चीज़ों को देखते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे जहन में रहती है, बजाय कानों से जिन बातों को हम सुनते हैं। मूवीज़ में आंखों का देखना और साउंड दोनों साथ में चलता है, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक गहरी चोट वो कर देता है। मैं आपको एक कविता सुनूंगा इमोशनल, बहुत शिद्दत से सुनूंगा, तब जाके आंसू निकलेंगे आपकी आंखों से। बट मूवी में अगर मैं आपको इमेज दिखा दूंगा और पीछे से इमोशनल साउंड फेंक दूंगा, बहुत आसान है आपको रुलाना, बहुत इजीली आपको टच करता है। तो आपको याद करने के लिए भी वही करना है, आपको अपने आप को बोलना है और आपको इमेजिन करना है कि ये सब हो रहा है। आपकी याद शक्ति भैया क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। जिस तरह एक बार में ही याद हो जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। अरे भैया थैंक यू सो मच, अच्छी बात है आप पढ़ लेते हो। इस दुनिया में पढ़ने वाले कम हो गए, किताबों की कदर करने वाले कम हो गए, और लॉ की दुनिया में किताबों की कदर अक्सर लोग करते नहीं है। 34 का 1 का भी है, हाँ ठीक है, वो तो ध्यान नहीं था। 1 का बी, चलिए जब इसका फोटो एक बार फिर ले लो ताकि सब आपको कभी रिकॉल करना हो। हालांकि आप लेक्चर देखोगे पुराने तो आपको सब मिलेगा, बट स्टिल भाई पानी पिला दे। शिवम पानी, भाई पानी। कल पानी आया था कि एक केन देगा, कितनी केन दिया उसने? ठीक है, चलिए क्लियर है भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो हमने मजाक मजाक में कहां तक का रिवीजन? 35 से लगाकर 73 तक का आपने रिवीजन कर लिया है, सॉरी 83 तक। मैं कम क्यों लिख रहा हूं यार?
देखो अपन ने अभी जो रिवीजन करा है समझ के करा, मतलब अपन ने एक एक बात को समझा, डीपली गए। लेकिन जब आप स्वयं से इसका रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से 10 मिनट नहीं, मतलब मैं अगर चाय पीना शुरू करूं, हालांकि पीता भी स्लो हूं, तो चाय खत्म करते करते 101 सेक्शन अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने आप की हैबिट बनाओ। आपका मन तो बोलेगा मत कर पगले, चाय पी, चाय को एंजॉय कर, बट आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं यार कर लेता हूँ यार। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, रिवीजन करोगे तो चीज़ें आसान रहेगी। एक बार भूल गए तो याद कराना मुश्किल है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब हर बार तो रहूँगा नहीं, रिकॉर्डिंग रहेगी, पर कहाँ तक करोगे? रोज का रोज रिवाइज कर लो। मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा कि इसी BNSS को, जिसके 530 531 सेक्शन है, 1 घंटे में आपको इसको रिवाइज करके बताऊंगा, और आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। 1 घंटे के अंदर पूरा BNSS 550 सेक्शन करीब करीब आपके 1 घंटे में रिवाइज होंगे, अगर आपको ये सारी बातें पता होगी तो, अगर आप अभी से पढ़ोगे तो, वरना बाकी बच्चों का हो जाएगा और आपका रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना भैया, अपने को पीछे नहीं रहना है। सब लोग पढ़ रहे हैं, लाइव में 20-25 बच्चे आते, रिकॉर्डिंग में बाकी 30-35 बच्चे पढ़ते है ना। ठीक है, चलिए। तो कंपटीशन की भावना भी रहे ताकि आप लगातार मोटिवेट रहे। मैं डरा नहीं रहा हूं, बट इसलिए कि आप आलसी नहीं हो जाओ, है ना, मेरा उद्देश्य यही है। और आपने 32 सब्जेक्ट ईमानदारी से पढ़ लिए। इन केस भगवान न करे पर एडीपी नहीं बन पाए, जिंदगी में बड़े लॉयर बन जाओगे, इतना ज्ञान मिल जाएगा इसके अंदर, इसको यूज करना बस कोर्ट के अंदर। तो इस क्लास के बाद आप जीतोगे ही, हारोगे नहीं। इन 32 सब्जेक्ट की दुनिया को बहुत अच्छे से भैया जी लेना। चलिए, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हम लीगल अपडेट, मतलब रोज के जो लाइव लॉ, बार एंड बेंच के जजमेंट आते, वी आर गोइंग टू डिस्कस डेली, ताकि हमारी हैबिट में रहे कि करंट अफेयर लॉ के क्या चल रहा है। तो बहुत जल्दी उसको भी अपन शुरू भैया करने वाले हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो चलिए, अब है अपने 6 से लगाकर अपन ने 25 तक ही याद कराए, 26 से लगाकर कुछ कुछ मैंने आपको याद नहीं कराए हैं, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 6 के साथ 21 पढ़ लिया आपने। ये अपने धारा लिख ली, आसान हो गया, बहुत सिंपल है। देखो ये क्या है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन तीनों में क्या है भैया, ये स्पेशल, ये लोकल, ये सब ऑर्डिनेशन। यहाँ भी स्पेशल, यहाँ भी लोकल, और यहाँ भी सब ऑर्डिनेशन। ये दुनिया किसकी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की है। और ये दुनिया किसकी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। बताओ क्या दिक्कत है? कितना आसान है। 2 क्यों है? क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 प्रकार के, एक हमारा CJM भाई भी है, CJM, और यहां पर क्या है, JM FC और JM SC। बाकी 3 तो साथ में चल रहे हैं वो। तो 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 10 में CJM, 11 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 11-15 में स्पेशल, 12-16 में लोकल, और 13-17 में सब ऑर्डिनेशन। क्या मुश्किल है? ये क्या है भैया? क्षेत्र वाला, सेशन डिवीजन, और यहाँ पर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का अपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या है? 6 में क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट, विचारणीय न्यायालय 21 में, और 6 में क्या है? दांडिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट। 18, 19, 20 क्या है भैया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक, जो आप बनने वाला ADPO, और जो आप भविष्य में प्रमोट करके आपको बनाया जाएगा डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या DDP। चलिए, आप में से कितने लोग हैं? अच्छा, 4 और कर लेते अपन। क्या बचा भैया? 22, 23, 24 और 25। 22 में 2 है ना, 2 लोगों की बात है, सेशन और हाई कोर्ट, सेशन और हाई कोर्ट। 23 में 3 लोगों की बात है, CJM, JMFC और JMSC। 24 में 1/4 की बात है, 1/4 की बात है, मतलब इन डिफॉल्ट में आपको कितना देना है। और 25 में क्या है? 5 से सेवरल ऑफेंसेस की एक साथ पनिशमेंट के बारे में दिया हुआ है।
6 से लगाकर 25 तक कब हो जाता है पता नहीं चलता है। सबसे आसान रिवीजन इसी का है। अच्छा, इसमें तो कौन सा सेक्शन है जहां पर आपको सिविल जज से जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को बनाया जाता है? सिविल जज से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड क्लास कौन सी धारा में आपको बनाया जाता है? एक ही धारा है जेएमसी की यार, 9 का 4 या 9 का 3 होगा। पहले 3 था 11 का, अभी शायद एक आध कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा। तो वो धारा 9 है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। वो कौन सी धारा है जहां पर कलेक्टर को डीएम बनाते हैं? वो धारा 14 है। यहां पर क्या होता है, यहां पर शहर के कलेक्टर को क्या बनाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। क्रिमिनल पावर सारे कॉन्फर किए जाते हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 6 और 21 में क्या फर्क है? क्रिमिनल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में क्या फर्क है, मुझे बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट, हाँ, क्रिमिनल कोर्ट जो ये आपके डीएम ईएम होते हैं, ये क्रिमिनल कोर्ट तो होती है बट दे आर नॉट ट्रायल कोर्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा सेक्शन है जहां पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में दिया हुआ है? इंदौर और भोपाल में क्या है? इंदौर और भोपाल में कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में है। यहां पर पुलिस कमिश्नरी का नियम लागू है, इंदौर में, भोपाल में, बॉम्बे वगैरह में भी है। तो पुलिस कमिश्नर कौन सी धारा में सरकार के पास पावर है कि वो पुलिस को ये पावर दे सकते हैं? जनरली अगर मैं बात करूं छोटे शहरों की, उज्जैन में, उज्जैन के कलेक्टर ही उज्जैन के क्या है? डीएम है। बट इंदौर के कलेक्टर इंदौर के डीएम नहीं है। इंदौर का जो डीएम है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। तो वो कौन सी धारा है जिसके अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में बताया गया है? तुम देख के भी नहीं बता पा रहे, तुम्हारा तो किताब है। अरे तो किताब में लिखा होगा ना बेटा। ऑब्वियसली 14, 15, 16, 17 के एक होगा। तुक्का मत मार। 14 के 6 में है यार, इसके 6 में है। ईएम के अंदर ही होगा ना यार, यहाँ क्यों होगा? वो स्पेशल है क्या वो? हम जब जब मैंने बोला क्या लिखा हुआ यहाँ पर, हमने किसको बनाया? कलेक्टर को। तो जिसको बनाना होगा यही तो बनाओगे, कहाँ बनाओगे? क्लियर है? शाल वी प्रोसीड? हम इसका फोटो आपने ले लिया, ठीक है। चलिए, 1 से लगाकर 5 तक। पहला क्या है? शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। 2 में परिभाषा है। 3 में बात है मजिस्ट्रेट की। 3 में 2 प्रकार की बात है, फर्स्ट क्लास या, और यहां पर ईएम या। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कानून है, जब आपको तय करना होगा कि बाकी कानूनों में ईएम का इस्तेमाल करना है या जेम का इस्तेमाल करना है, तो यहां पर दे रखा है कि जब लाइसेंस की बात हो, सैंक्शन की बात हो, विड्रॉ की बात हो, प्रोसिक्यूशन की बात हो, तो वहां पर ईएम को, पर जहां पर ट्रायल की बात हो, एविडेंस की बात हो, इंक्वायरी की बात हो, तो वहां पर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, तो जुडिशियल समझा जाएगा, ठीक है। हाँ, और सेक्शन है भैया 4(1), 4(2) और 5। रिवीजन इसका ऐसे ही किया जाएगा, 4(1), 4(2). 4(1) में बोला है कि बीएनएसएस के ऊपर कौन लागू होगा? बीएनएसएस। 4(2) में बोला है कि बीएनएस, अदर लॉस के ऊपर कौन एप्लीकेबल होगा? उनकी सेल्फ प्रोसीजर, और अगर वो नहीं है तो बीएनएसएस। और 5वें में क्या है भैया? सेविंग क्लॉज है, कि मतलब बाकी सब लॉ ऐसा कर सकते हैं कि वो कुछ कुछ बातों के लिए बीएनएसएस को नहीं माने। मतलब ये बीएनएसएस को अगर आधा मानना है
तो इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेगोशिएबल, अपने कुछ भी डोमेस्टिक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसकी धारा अपन ने 7-8 पढ़ी है ना, 8 है, हाँ, उसके अंदर अपने सेक्शन 8 था ना, उसके अंदर जहाँ पर लिखा हुआ है कि संज्ञान किस तरीके से लिया जाएगा, 7 या 8 है, मुझे एग्जैक्टली पता, उसी में से एक। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन, इसका मतलब है कि BNSS कुछ भी कहता हो, बट हमारी जब बात आएगी तो हमारे इसमें आपको प्रक्रिया को इसको अपनाना है। तो बहुत सारे लॉ है जो अपना प्रोसीजर भी देते हैं और BNSS को भी मानते हैं। BNSS को 100% नहीं मानते, बट कुछ कुछ ऐसे धारा 7 है, ठीक है, हाँ। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 7 में वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, 8 भी आएगा, क्योंकि 8 में क्या लिखा हुआ है, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, बिल्कुल 7 और 8 क्या है भैया, दोनों ही धारा है जो क्या करती है, BNSS को थोड़ा मानती है। क्या बोल रहा है वो, कि कॉग्निजेबल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो माना जाएगा, बट अरेस्ट करने के लिए नहीं माना जाएगा। चलिए, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के लिए है। चलिए, 2 में क्या है भैया, परिभाषा है, ए से लगाकर जेड तक की वो परिभाषा है। ए में क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी में बेल, सी में बेलेबल, डी में दूसरे को देना पड़ी, जो दूसरे को देना पड़े, डी से जमानत, बेल बॉन्ड, ई में एकला जो दे सकता हूं मतलब बॉन्ड मुचलका जिसको बोलते हैं अपन, एफ में फॉर्मल एक्विजिशन चार्ज, जी से गंभीर ऑफेंस कॉग्निजेबल, एच से मदद किसी लोगे कोर्ट की, एच, आई से इंटरनेट क्या कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंटरनेट वाला, ए बी सी डी एफ जी एच आई, जे में जे जस्टिस हाई कोर्ट, के में इंक्वायरी, एल में इन्वेस्टिगेशन, एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग, ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पी में नोटिफिकेशन, फोन में क्या आता है, क्यू में क्यू किया ऑफेंस, अरे तो एबीसी क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर से रियल टाइम ऑफिसर मतलब ओपीएस, एस इज स्थान प्लेस, टी पुलिस रिपोर्ट, यू जहां से लेते यूटर्न पुलिस थाना, वी वॉइस ऑफ प्रोसिक्यूशन पीपी, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू सब डिवीजन, एक्स समन केस, वाई याचिका विक्टिम, और जेड आपका वारंट केस। इसकी भी मैंने आपको सारी भी ट्रिक बताई थी और मेरे को उम्मीद है कि ये भी आपको लगभग सारा याद होगा। तो इसको भी आपको 1 से लगाकर 83 तक हमने पूरा यहाँ पर रिवाइज करा है। जो सेक्शन आवश्यक नहीं है 26 से लगाकर 34 तक उसको अपन ने छोड़ दिया है, उसके सिवा बाकी सारे सेक्शन को अपन ने याद किया है। ये भी एक दिन याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो। जहाँ तक बात MCQ कराने की थी, मैं MCQ बिल्कुल करूँगा, बट MCQ मेरे को उस दिन कराना है जिस दिन मेरे बच्चे 100 में से 100 लाने को तैयार हो जाए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल XYZ टीचर ने आपको पढ़ा दिया, फिर उसने आपका टेस्ट लिया, आपके 100 में 70 आए, अब आपका हो जाएगा खोपड़ा खराब कि हमारे तो 100 में से क्या है 70 ही आए। गलत। जब तक बच्चे की तैयारी पढ़ाई 100% ना हो तब तक उसको MCQ सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। आप बिना तैयारी के युद्ध में जाओगे तो हार ही जाओगे ना। तो मेरा पहले कर्तव्य, मेरा पहले धर्म है कि मैं आपको पहले पूरा याद कराऊं, समझाऊं। MCQ टेस्ट जिस दिन लूँ उस दिन आप सबके 100 में से 100 आना चाहिए, तो मेरा पढ़ाना सफल है। आप भी चेक कर पाओगे कि हमारे मास्टर ने हमको ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। एक और बात, हमेशा चेक करना है कि आपके सर आपको ठीक पढ़ा रहे, गलत तो नहीं पढ़ा रहे, या ऐसा तो नहीं कि एग्जाम वाला नहीं पढ़ा रहे, दूसरे ही पढ़ा रहे। तो इसके लिए आप एक MCQ की बुक जब भी समय मिले खरीद लेना, प्रीवियस ईयर ADPO के सवाल। उसमें क्या होगा, अगर आपसे वो सवाल बन रहे हैं, देखो मेरे सवाल में तो ऐसा इल्ज़ाम होगा कि सर आपने तो जो पढ़ा है वही बना लोगे सवाल। तो मेरा कहना है कि आप बाजार से किताब उठा लो, 1 से 80 जहाँ तक पढ़ा है, केस लॉ डिस्कस करना बाकी, केस लॉ को छोड़ के जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आई गारंटी आपका एक एक बनेगा। बल्कि आप अगर आपने घटिया पब्लिशंस की बुक उठाई होगी तो आप 4-5 गलतियाँ भी निकाल दोगे। आपने इतना अच्छा पढ़ लिया है, आपने इतना बारीकी से पढ़ लिया है कि अब आपको क्वेश्चन में गलतियाँ तक दिख सकती है। बस झंडे गाड़ना पढ़ना नहीं है। आज आपको आता है, झंडे नहीं गाड़ पाओगे। 1 साल तक रोज आपको आता है, आप झंडे गाड़ दोगे। ये डिफरेंस है आप में और दुनिया में। 1 घंटा रोज सब पढ़ सकते हैं, 2 घंटा रोज सब पढ़ सकते हैं, 4 घंटा एक दिन तो सब पढ़ सकते हैं, रोज सब नहीं पढ़ सकते।
1 से 100 का रिवीजन आज मैंने करा दिया, आपने कर लिया, बढ़िया, अगर अच्छी बात है, आपको याद है। ये रिवीजन रोज तो मैं नहीं करूंगा, जो बच्चा रोज खुद से कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, और जो खुद से नहीं करेगा वो आगे नहीं निकल पाएगा। मैं आपको इतना करके दूंगा कि आपको किताब से नफरत, आपको रिवीजन करने में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको 100 में से 80 पता है, केवल 2 छूटेंगे ना, ठीक है ना। शर्म कब आती रिवीजन करने में? जब 100 में से 2 याद आ रहे हो, तो रिवीजन करने में हाथ पैर फूलते अपने। और एक ही तरीका है, सारे सेक्शन के पन्ने पे लिख लो पहले आप, 1 2 3 एकदम रैंडम आप लिख लो, फिर एक एक को घूमते घूमते जाओ। पहले यहाँ चले गए 75 के पास, फिर 32 के पास आ गए, फिर 18 के पास आ गए, फिर पहुंच गए उधर। ये जो रिवीजन करने की टेक्निक है, इसमें आपको मजा आ जाएगा। देखो लाइन जो तो भेड़ बकरी करते हैं, अपन शेयर लोग हैं, अपन तो रैंडम बोल 45 चाहिए क्या, 60 चाहिए क्या, 65 चाहिए क्या, बोल क्या चाहिए। अपने को इस लेवल पे जाके याद करना है कि मतलब आप सेंटर के बाहर जब रिवाइज करो तो घबरा जाए 15-20 तो, कि एग्जाम दे रहे, हम तो नहीं जा रहे इस बार, हम अगली बार देंगे, इस बार इनको देने दो। तो आपकी तैयारी का लेवल इतना होना चाहिए कि जो दूसरे डर जाए। आप नहीं डरना चाहिए किसी को देख के। मालूम पड़ा जा रहे हो ट्रेन में, 4-5 लोग किताब लेके घोट रहे हो और आप घबरा रहे हो। आप क्यों घबरा रहे हो? किताब आपके दिमाग में है, वो हाथ में लेके बैठा है ना। तो इस फर्क तक हमको चलना है ना। तो ये कब होगा? जब आप डेली रिवीजन करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। रिवीजन करना, कल कहानी को अपन आगे बढ़ाएंगे। 2 4 5 10 दिन में एक दिन बैठेंगे शांति से, इस टाइम को छोड़कर ऑनलाइन बैठेंगे पूरे। मैं भी घर पे रहूँगा आईपैड के साथ। जो आपको नोट्स प्रिंट करने को दिए, प्रिंट करवा लेना। उसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक बातें, छोटे छोटे केस लॉज, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको सब आपके नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। जो प्रिंट है उसमें मैं आपको बनवा दूंगा। चलिए, और यहाँ से भी जो जो आपको समझ आए कि 4-1 4-2 अलग करके पढ़ना है, तो आपने जो नोट्स उसमें बना लिया कि 4-1 4-2 4-5 अलग है, ताकि आपको पता रहे कि 4 और 5 को नहीं पढ़ना है, 4-1 4-2 और 5 तीनों को एक साथ पढ़ना है और तीनों को अलग अलग पढ़ना है, ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। क्योंकि देखो कंपेरेटिव तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जब आप 58 पढ़े तो 78 याद आना चाहिए, आप 47 पढ़े तो 77 याद आना चाहिए, आप 79 पढ़े तो 45 याद आना चाहिए, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 84 में पढ़े तो आपका जो बाकी सेक्शन है 35 40 34 के एक का जो बी है और जो आपका 75 है, ये तमाम धारा आपको याद अपने आप आना चाहिए, याद नहीं करना पड़े, या आपको अपने आप याद आना चाहिए, ये अपने आप रिकॉल होना चाहिए। कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार। चलिए।